हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अपने करेंगे जो आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन किया है उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जो आपकी बुक के न्यूमेरिकल हैं, एक बार मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने देखो इसमें क्या है कि आज वाली जो वीडियो है, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें थ्योरी बहुत ही कम होती है, थ्योरी का रोल इसमें इतना ज्यादा नहीं होता। केवल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, कौन सा श्रेणी में और कौन सा समांतर क्रम संयोजन में है, ठीक है। तो उस पे दो वीडियो बनाने पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें काफी यानी न्यूमेरिकल भी आपके कवर होंगे। तो तभी मैं क्या है कि एक ही वीडियो के थ्रू आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को बता दूंगा, हिंदी में टर्म भी बता दिया करूंगा और इंग्लिश में टर्म भी इसकी क्या करूंगा बता दिया करूंगा, ठीक है। तो आपने सभी ने अच्छे तरीके से देखना है वीडियो। और अगर आपको कहीं लगे कि सर ये वाली चीज आपने हिंदी या इंग्लिश में नहीं बताई, हिंदी में रह जाए या इंग्लिश में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, तब मैं वहां पे बता दूंगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को अच्छा समझ आए, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा क्या है कि टाइम बचाने के लिए ये वीडियो मैं कंबाइन बना रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि थ्योरी कम है इसमें। तो देखो आपको स्टार्ट करते, देखो आज जो इसमें पहले है एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बुक के, ठीक है। तो उसमें देखो पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आ चुका होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं क्वेश्चन डालूंगा इसमें, तो वो दोनों के लिए क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आ गए होंगे। देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि एक आपको संधारित्रों का क्रम दिया हुआ है, ठीक है। और अब जितने भी न्यूमेरिकल अपने करेंगे उसमें समांतर और श्रेणी क्रम दोनों इकट्ठे आएंगे। क्या आएंगे? इकट्ठे आएंगे। तो आपको देखो डायग्राम दिया हुआ और मैंने बोर्ड पर भी ये डायग्राम बना रखा है। तो आपको निकालना क्या है इसमें कि ए और बी के मध्य तुल्यधारिता का मान निकालना है। यानी कि आपको क्या कहा हुआ है कि फॉर द फिगर शोन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी आपको ए और बी के बिटवीन क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्यधारिता का मान निकालना है। यानी आपको ये चार कैपेसिटर दिए हुए हैं, चार संधारित्र दिए हुए हैं, इनकी धारिता या कैपेसिटेंसेस आपको गिवन है। तो आपको ए और बी के मध्य तुल्यधारिता। तो देखो वैसे तो अपने क्या करेंगे कि इस ए और बी के मध्य कोई बैटरी लगाएंगे, फिर ये सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट क्या पूछी हुई है, ओनली कैपेसिटेंस या धारिता पूछी हुई है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसे ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो इसमें समझो क्या होगा कि जब भी आपको ऐसा दिया हुआ आ जाए तो आपको इसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन से समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी और समांतर यानी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना पड़ता है और वहां पे क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब एक चीज आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो वो देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखूं तो ये दोनों 3 और 6 म्यू फेरेड के जो कैपेसिटर हैं या संधारित्र हैं वो क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और 4 और 4 म्यू फेरेड के ये वाले भी क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और ये दोनों किस में होंगे, ये भी किस में होंगे, पैरेलल। तो अपने देखो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्यधारिता निकाल लेंगे, फिर इन दोनों की निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर दोनों क्या, दोनों आपस में क्या है, ये समांतर क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर दोनों की जो धारिताएं आएंगी या कैपेसिटेंसेस आएंगी उनकी हेल्प से अपने क्या करेंगे, ये वाली जो कैपेसिटेंस है इनकी फाइंड कर लेंगे। तो आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या किया करो ऐसे न्यूमेरिकल में, एक चीज आपको और मैं कह दूं याद रखने के लिए कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल में जो मैं मेथड बता रहा हूं वो मेथड आप फॉलो करना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। कहीं क्या है कि इसमें कई टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको बता देते हैं, या आप स्टूडेंट भी क्या करते हो डायरेक्टली कर देते हो, ओनली कैलकुलेशन ही कर देते हो। तो ओनली कैलकुलेशन करोगे वहां नंबर कटने की चांस रहते हैं। हाँ हो सकता है आपको कोई टीचर कह दे कि इसमें नंबर नहीं कटते हैं, ऐसे नहीं कटता, ऐसे नहीं होता, लेकिन चांस होते हैं। हाँ हो सकता है आपके ना कटें, बोर्ड में भी कोई ऐसा टीचर आपकी कॉपी चेक करने के लिए आ जाए जो नंबर ना काटता हो ऐसे क्वेश्चन का, तो तब है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो इसको पूरा यानी अपने डिटेल से करेंगे कैसे,
कि सबसे पहले आप कैपेसिटर को नाम दे दो, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4 कैपेसिटर। ठीक है, 4 कैपेसिटर आपके पास। यहां पे आप लिखोगे C1 व C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C1 and C2 are in सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अपने क्या करेंगे, C1 और C2 की तुल्यधारिता निकालेंगे, तो उसको मैं C डैश एज्यूम कर लेता हूं। ये C डैश क्या है, C1 और C2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आ जाएगा भाई C1 C2 और C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों सीरीज में, और सीरीज में दो कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या तुल्यधारिता आपको निकालने के लिए अगर मैं बताया था फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू निकालो, 3 इंटू 6 और अपॉन में 3 प्लस 6 यानी 18 अपॉन 9 यानी 18 अपॉन 9, तो 2 म्यू फेरेड, ये आ गई। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से C3 व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ये वाले भी। तो अब इसकी क्या करेंगे, तुल्यधारिता C1 एंड C2 सॉरी C3 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनकी जो तुल्यधारिता है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C डबल डैश मान लो। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, CA CB मान सकते हो, C डैश C डबल डैश मान सकते हो। हाँ, C1 C2 तो मान ही नहीं सकते क्योंकि ये तो आपने पहले मान रखा है, तो C डबल डैश मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा C3 C4 अपॉन में C3 प्लस C4। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो एक चीज और, आप यहाँ पे जब सॉल्व करते हो इसको, तो एक चीज स्टूडेंट के मन में रहती है कि सर इसके साथ म्यू भी है, म्यू भी है। तो वो देखो, वो म्यू क्या क्या करेंगे अपने, देखो अब मैं म्यू वाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कि 4 म्यू इंटू में 4 म्यू, वैसे सही तो यही है, म्यू भी साथ में आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी म्यू लगा लेना, और नीचे 4 म्यू प्लस 4 म्यू, 4 म्यू प्लस 4 म्यू, तो 4 म्यू और 4 म्यू का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 60 म्यू स्क्वेयर। ठीक है, 16 म्यू स्क्वेयर, क्योंकि म्यू और म्यू क्या होते हैं, एक क्या है, म्यू एक संख्या है 10 की पावर माइनस 6, एक नंबर है ये 10 की पावर माइनस 6 जिसकी वैल्यू होती है, और 4 और 4 8 म्यू आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल और ये यहां से एक पावर, तो ये आ गया 2 म्यू फेरेड, क्या आ जाएगा, 2 म्यू फेरेड इसकी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्यधारिता आ जाएगी। अब सी डैश और सी डबल डैश ये आ गई। अब अपने क्या कर सकते हैं कि ये वाले जो कैपेसिटर थे ना, 4 कैपेसिटर को हटा के अपने यहां पे 2 नए कैपेसिटर्स लगा सकते हैं। ऐसे 4 कैपेसिटर को हटा के क्या कर सकते हैं, 2 नए कैपेसिटर लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, देखो कि यहां पे तो अपने लगा सकते हैं ऊपर, तो एक कैपेसिटर यहां पे और एक कैपेसिटर अपने यहां पे लगा दें। ठीक है, ये वाले कैपेसिटर को C डैश और ये C डबल डैश, ये भी 2 म्यू फेरेड का है और ये भी क्या है, 2 म्यू फेरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, यानी तुल्य जो धारिता होती है उसका मतलब ये होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब भाई यहां पे आपने जितने कैपेसिटर थे ना, उनकी जो तुल्य धारिता आ रही है, उन सब कैपेसिटर को हटा दो वहां से, और वहां पे इतने इतने कैपेसिटेंस का क्या कर दो, कैपेसिटर लगा दो। मतलब चाहे तो आप 3 और 6 म्यू फेरेड के 2 कैपेसिटर यूज करो, और चाहे यहाँ पे 2 म्यू फेरेड का कैपेसिटर यूज करो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे आप 4 और 4 के 2 यूज करो, चाहे 2 म्यू फेरेड का एक यूज करो, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है भी, अपने उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर वहां पे लगा सकते हैं उतनी कैपेसिटेंस का। तो अब यहां पे देखो, अब नेक्स्ट जो इसके बाद का पार्ट है नाउ, अब क्या करेंगे अपने, ये C डैश और C डबल डैश है, C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी C डैश और जो C डबल डैश है वो क्या है, C डैश व C डबल डैश किसमें है, समांतर क्रम संयोजन में है, समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो अब इनकी जो तुल्यधारिता होगी
वो अपने सी लास्ट में लिख देंगे, सी डैश प्लस सी डबल डैश। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 2 म्यू प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू फेरड। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी थ्योरी लिख के ये वाले क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा दोनों को ही, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। हालांकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो क्या है कि समझ में जल्दी आ जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उनको थोड़ी सी हिंदी अजीब लगती है। लेकिन हो सकता है कल को आप भी टीचर बनो और आपको भी पढ़ाना पड़ गया अगर मान लो हिंदी मीडियम को, तो थोड़ी बहुत टर्म आप भी सीखा करो, इतनी नफरत मत किया करो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने जो क्वेश्चन है वो उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या निकालना है आपको, आपके सामने आ भी गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपकी बुक का। इसमें आपको दिया हुआ है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में 4.5 म्यू फेरड वाले धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर है, या इंग्लिश मीडियम में फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 म्यू फेरड कैपेसिटर इज। यानी आपको 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो अब आपको इसके सिरों का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 4.5 म्यू फेरड धारिता या कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको सबसे पहले क्या है इसमें ये देखना है, सबसे पहले आप इसकी क्या करो, तुल्यधारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। तो देखो ये दोनों जो हैं ये किस में लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में या समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, तो इनको पहले नाम दे दो, ये वाला C1 है, ये C2 है और इधर वाला C3 कैपेसिटर है। ठीक है, C1 C2 C3 हैं ये वाले। तो अब अपने क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि C1 व C3 सॉरी C2 व C3 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C डैश लिख लो, तो वो क्या आ जाएगी, C2 प्लस C3। क्योंकि आपको पता है समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है इनका। तो इसकी क्या आ जाएगी, 3 म्यू प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 9 म्यू फेरड आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दोबारा से अगर मैं यहां से लिखूं कि C1 व C डैश, अब इन दोनों की जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे अब इसको देखो मिटो रहा हूं मैं, और इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे हटा के आप यहां पे एक कैपेसिटर लगा सकते हो, ये वाला। और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आप लेते हो, ये कैपेसिटर कौन सा है, यहाँ पे C डैश है और ये आपका 9 म्यू फेरड का है। ठीक है, आपने क्या किया, इक्विवेलेंट या तुल्य इसकी धारिता निकाली, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। तो अब अपने क्या करेंगे, ये वाले दोनों को देखेंगे। तो ये वाले दोनों आप बताओ किस में है, सीरीज में है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो C1 व C डैश क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, C1 एंड C डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब देखो आपको जो चीज फाइंड करनी है, निकालनी है, वो पूछा हुआ है कि 4.5 म्यू फेरड के संधारित्र पर विभवांतर, आपको वोल्टेज पूछी हुई है भाई, इसके सिरों पर वोल्टेज कितनी आएगी। तो आपको यहाँ पे आगे ऐसे नहीं भी इनकी इक्विवेलेंट निकाल के और फिर आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, वो आपको क्या है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज ये पता है कि जो कैपेसिटेंस सॉरी जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है या श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसमें हर एक संधारित्र पर आवेश का मान या चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है या उसके विभवांतर का मान है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट या अलग अलग होता है। ये चीज आपको पता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है,
अतः क्या हो जाएगा यहां पे कि इन दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी। C1 व C' पर आवेश समान होगा। आवेश क्या होगा? समान होगा। चार्ज ऑन C1 एंड चार्ज ऑन C1 एंड C' इज सेम। दोनों पर चार्ज सेम होगा। तो अब देखो चार्ज जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा कि पहले पर चार्ज अपने Q1 मान लेते हैं, दूसरे पर Q2 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो Q1 की वैल्यू C1V1 और Q2 की वैल्यू C2V2। ठीक है, ये चीज लग जाएगी। अब देखो C1 C2 को एक साइड ले आओ, V2 V1 को दूसरी साइड ले आओ। तो C1 अपॉन C2, ये C2 को इधर, तो ये V1 इधर चला जाएगा, तो ये V2 अपॉन V1 ये आ जाएगा। यानी कि दोनों पर कैपेसिटेंसेस का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, इनके पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल आएगा, या उल्टा मतलब दोनों की धारिताओं का अनुपात इनके क्या हो जाएगा, विभवांतरों के अनुपात के उल्टे के बराबर होगा। होना तो यहाँ V1 अपॉन V2 चाहिए था, लेकिन V2 अपॉन V1 हो गया। तो अपने पास जो इनका रेशियो आ जाएगा, देखो C1 C2 का अपने को, अब देखो इसे नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखूं, C1 की वैल्यू कितनी है 4.5 म्यू फेरेड है, और C2 की वैल्यू कितनी है 9 म्यू फेरेड है, और इज इक्वल टू में क्या है V2 अपॉन V1। तो अगर मैं यहां से इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 4.52, तो मतलब क्या आ जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। या यहां से बात करूं अगर मैं V1 रेशो V2 की, तो वो 2 रेशो 1 में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, इस 12 वोल्ट को 12 वोल्ट को 2 रेशो 1 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फिर से रूल लग गया मैथमेटिक्स का। अब जिस बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स तैयार होगा वो तो इस 12 वोल्ट को इस रेशियो में डिवाइड कर देगा या अनुपात में विभाजित कर देगा 12 वोल्ट को। जिसको नहीं पता भी अनुपात में बांटते कैसे होते हैं तो फिर उसको नहीं हो पाएगा। तो आप देखो टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल वोल्टेज कितनी है, तो रेशियो के हिसाब से तो आ रही है 3। ठीक है, अनुपात के हिसाब से 3 आ रही है, लेकिन है 12, तो मतलब 3 की वैल्यू है वो क्या है 12 है। तो यहाँ 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अपने यहाँ पे जो इस पर वोल्टेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जो 4.5 म्यू फेरेड का कैपेसिटर है, तो इस पे देखो V1 वोल्टेज ये वाली 8 वोल्ट क्या आ जाएगा 8 वोल्ट इस पे वोल्टेज। अब सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहां आ सकती है कि सर इसको रेशियो में कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे आपको 5:2 में 49 को डिवाइड करना है, 49 को 5:2 में डिवाइड करना है, तो आप देखो क्या कर सकते हो कि 5 प्लस 2 इन दोनों को ऐड करो, रेशियो में बांटते कैसे हैं 5 प्लस 2, और उसको 49 के अपॉन में लिख दो 49 के, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगी वैल्यू। मतलब ये एक क्वांटिटी की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, एक क्वांटिटी की वैल्यू क्या है 7 है, तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 7 यानी 35, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 2 14। दोबारा से अगर 35 और 14 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 49 दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसको एक बार उतार लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको कर लो, और इसके पीडीएफ जो नोट्स हैं आपको, वो मैं आपको जब इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चंस की उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको या उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास जो है उसमें आपको क्या गिवन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है, एमसीक्यू का ही आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, और मैं पढ़ता भी हूँ इसको। बिल्कुल वही सारे क्वेश्चन सेम ही है, इसमें लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हिंदी मीडियम में कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्यधारिता होगी। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में देखो, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी आपको ए और बी के मध्य क्या निकालनी है, इसके बिटवीन इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो अब देखो सॉल्व कैसे करोगे आप,
कई बच्चे पता क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पे ये देखो, कई बच्चे इन दोनों को मान लो कहेंगे कि सर इन दोनों को अपने क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और ये फिर से क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा या कुछ और। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का जो कैपेसिटर आएगा वो देखो फिर क्या आ जाएगा, वो सीरीज में आ जाएगा। ऐसे भी एक ये हो जाएगा, एक इन दोनों का हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये। गलत मेथड है, ठीक है ना। जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है, आपको जहां से उचित लग रहा है वहां से स्टार्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्ट जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कैपेसिटर, जिनमें आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये पैरेलल में और ये सीरीज में है, वहां से स्टार्ट करो। तो अब देखो इस क्वेश्चन को जो अपने स्टार्ट करेंगे वो यहां से करेंगे कि 8 और 4 दोनों डायरेक्टली अपने को किस में दिख रहे हैं, सीरीज में या श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे 8 और 4 से। तो अब सबसे पहले जो आपने काम करना है वो इन कैपेसिटर को नाम देना है। ये C1 है, ठीक है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। ये आ जाएगा। अब अपने देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो इसमें सबसे पहले C1 C2 व C3 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता, तुल्यधारिता। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लोगे यहाँ पे C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सो इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको तो समझने से मतलब होना चाहिए। तो देखो C2 और C3 की क्या मान लें, C डैश मान लें, C डैश मान लेते हैं, C डैश मान ली, C2 C3 अपॉन में C2 प्लस C3, यही होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अपने क्या करना पड़ेगा, 8 म्यू और इनटू में 4 म्यू, म्यू साथ में लिखो, 8 म्यू प्लस 4 म्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 म्यू स्क्वेयर और यहां पे ये C1 इधर 32 म्यू स्क्वेयर और नीचे 12 म्यू, ये आ जाएगा। तो म्यू से एक म्यू कैंसिल, ये 4 पर 4 3 से और 8, 4 8 32 और 4 3 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/3 म्यू फेरेड, ये आ जाएगा। अब अपने इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं बच्चों कि आपके पास एक कैपेसिटर तो ये C1 यहाँ पे लगा हुआ है 12 म्यू फेरेड का, और फिर आपके पास एक कैपेसिटर यहाँ पे है और एक ही यहाँ पे रह गया, एक ही यहाँ पे रह गया और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपके पास जो कैपेसिटर आ जाएगा ये C डैश आ जाएगा, और कौन सा 8/3 म्यू फेरेड, ये वाला, ठीक है। और C4 आपका ये 4 म्यू फेरेड है और C5 आपका 16 म्यू फेरेड। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया यहाँ पे। और आप अगर एग्जाम में टाइम हो तो इस सर्किट को साथ साथ बना सकते हो, थोड़ा सा एग्जामिनर पर इंप्रेशन भी पड़ जाए। अगर नहीं टाइम तो फिर इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो अब अपने देखो क्या है कि C डैश है। अब फिर से क्या आ जाएगा कि बिकॉज C डैश एंड C4, C4 ये किस में है, समांतर क्रम में है, किस में है, ये समांतर क्रम में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये वाले। तो अब इन दोनों का फिर से अपने क्या करेंगे, कैपेसिटेंस। तो C डैश और C4 की अपने C डबल डैश एज्यूम कर लेते हैं। अब कई स्टूडेंट ये मत सोचना कि सर C डबल डैश ये हमें समझ नहीं आता, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, CA CB CP CQ CR, कुछ भी जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जरूरी नहीं भी C डैश और C डबल डैश ही लेना है, ठीक है। तो C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C4, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सीधे ही जोड़ते हैं अपने, तो सीधा इनको ऐड कर दो। तो अपने 8/3 और प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम और ये 8 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 20/3 म्यू फेरेड, 20/3 म्यू फेरेड, ये आपका इसका आ जाएगा C डबल डैश। तो अब अपने देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को यहां से हटा के और यहां पे ओनली एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, और वो कैपेसिटर आपका देखो बच्चों क्या होगा, C डबल डैश होगा, जिसकी वैल्यू 20/3 म्यू फेरेड, यानी एक संधारित्र आप यहां पे लगा सकते हो। अब फिर से थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, पुनः या अगेन क्या होगा यहाँ पे,
आप एक लाइन ही लिखनी है, C1 C डबल डैश एंड C5 आर इन किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज या श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अब देखो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो देखो क्या आ जाएगी। तो लास्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब देखो कैसे निकालोगे आप इसको, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो 1/C1 1/C2 1/C3, वैसे तो ये होता है अगर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 हो। अब अपने पास जो अवेलेबल है, एक तो C1 ही है, दूसरा C डबल डैश है तो एक C डबल डैश कर दो, तीसरा C3 नहीं है और C5 है तो C5 कर दो, जो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से कर दो, जो जो अपने पास उपलब्ध है। तो अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो इनकी इक्विवेलेंट आ जाएगी, देखो क्या है, 1/12 1/12 और यहाँ पे म्यू भी आएगा साथ में, प्लस में क्या आ जाएगा 20/3 म्यू फेरेड है। तो इसको जब उल्टा करेंगे, अपने क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3/20 म्यू, म्यू इसके साथ आएगा, ऐसे नहीं भी यहाँ पे लगा दो आप म्यू, इसके साथ ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1/16 म्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1/c किसके इक्वल आ गया, 1/म्यू को तो आप ले लो कॉमन, और अंदर बचेगा 1/12, 12 3/20 और 1/16। अब इन तीनों का अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आपको लेना आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं यहाँ पे, कि अगर तो आपको डायरेक्ट इसका एलसीएम आप नहीं निकाल सकते। 12 20 और 16, पहले 2 पे गया 6 10 8, फिर 2 पे गया 3 5 और 4, सीधा 4 पे चला दो, 3 5 1, फिर 3 पे चला दो 1 5 1 और यहाँ पे आ गया 5। अब इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 12 5 60 चौका 240, 240 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अब देखो 1/c इज इक्वल टू 1/म्यू, यहाँ पे एलसीएम 240 240। अब ऊपर कैसे लगाएंगे, आप इस 12 को इस 240 में भाग दो, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो 240 में 12 का भाग दिया, डिवाइड किया इसको, तो ये 20 आ गया, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 20, फिर 20 को 240 से, 20 को 240 से 12 आया, 12 को 3 से 36, फिर 16 को इससे भाग दिया तो 16 एकम 16 और 16 5 80 15, ठीक है। तो जो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं, इधर लिख देता हूं वैल्यू इसकी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/c की, 1/c इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 6 और 5 11, हंसला ये है कि यहाँ पे कैरी 2 और 1 3 3 6 और 1 7, ये आ जाएगा 71, और अपॉन में मल्टीप्लाई होके ये वाली चीज म्यू इंटू 240 240 म्यू, ठीक है। तो C की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसको रिवर्स, यानी 240/71 म्यू फेरेड इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब आप में से सबसे कंफ्यूज जो बच्चे यहाँ पे होंगे, आप सब बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका यही होगा बच्चों। चाहे आप किसी पासबुक में चेक कर लेना, एसपी वाली बुक में चेक कर लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। एसपी वाली बुक में तो शायद क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला, आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन है आपके वो गलत दिए हुए हैं बुक में, उनको चेक कर लेना, क्योंकि देखो सारा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप उतार लो, फिर नेक्स्ट करते हैं अपने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लो, यहाँ पे वीडियो को रोक लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपको क्या निकालना है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर है वेरी शॉर्ट या अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें आपको, और क्या फाइंड करना है कि 3 संधारित्रों जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 म्यू फेरेड है के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का अनुपात क्या होगा।
ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम धारिताओं का मान क्या हो जाएगा। आपको मान निकाला। अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस विद 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 6 म्यू फैरेड कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि 3 संधारित्र आपको इसमें गिवन क्या है या आपको दिया क्या हुआ है, संधारित्रों की धारिता, संधारित्रों की धारिता या कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो ये कितनी गिवन है, C1 आपको 6 म्यू फैरेड, C2 भी 6 म्यू फैरेड और C3 भी 6 म्यू फैरेड। 3 आपको कैपेसिटेंसेस गिवन है और इनसे पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम धारिता क्या मिलेगी इनसे। ठीक है, तो अधिकतम धारिता आपको तब मिलती है जब आप क्या करते हो, समांतर क्रम संयोजन करते हो, और न्यूनतम धारिता तब मिलती है जब आप क्या करते हो, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी मैक्सिमम आपको तब मिलती है जब आप उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मिनिमम आपको तब मिलती है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो। तो देखो यहां पे लिखेंगे C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है, बाय कंबाइनिंग, कंबाइनिंग नहीं, बाय यूजिंग C1 C2 एंड C3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इनको यूज करना है, तो जो इनकी कैपेसिटेंस होगी वो C मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 1/C1, 1/C2, 1/C3। ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब C मिनिमम अगर आप यहाँ पे निकालो तो देखो वैसे तो ये 3 सेम कैपेसिटर हैं, तो अपने C/N भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने डायरेक्ट पढ़ रखा है C/N। तो 6 म्यू और अपॉन में n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 3 हैं, तो आपके पास 2 म्यू फैरेड इसकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये C मिनिमम आ गई। अब मैक्सिमम यानी अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता कब मिलेगी आपको, मैक्सिमम कैपेसिटेंस जो इसकी, वो आपको तब मिलेगी जब आप इसको किस में लगाओगे, समांतर क्रम में लगाओगे। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित करने पर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तभी लिख रहा हूं तो क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे, संयोजित करने पर बाय यूजिंग C1 C2 C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आ जाएगा यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप इनको लगाओगे तो आपके पास C मैक्सिमम की वैल्यू आएगी यहाँ पे, C मैक्सिमम C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 म्यू प्लस 6 म्यू प्लस 6 म्यू, या NC भी आप लिख सकते हो। तो ये 18 म्यू फैरेड इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन था आपको करवाने वाला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, जो कि कैपेसिटेंसेस से या तुल्यधारिता से रिलेटेड था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड था। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन अपने, 2 या 3 क्वेश्चन शायद लघुत्रात्मक है वो करवाते हैं, बाकी इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस रहेंगे यानी जो आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है बुक में, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने तब डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो आपके पास क्वेश्चन है वो आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 8 यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न या शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर इसमें 8 और 9 2 क्वेश्चन है। तो पहले 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में आपको, और क्या फाइंड करना है कि C धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इन स्थितियों में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C each are connected first in series and then in parallel, calculate the ratio of equivalent capacitances in these two situations। यानी आपको 3 कैपेसिटर्स आपके पास, 3 कैपेसिटर्स हैं और हर एक की जो कैपेसिटेंस है
वो कितनी है आपके पास, सी है, सी है। अब एक बार तो इनको पैरेलल में कंबाइन किया और एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ा, ठीक है ना। तो पैरेलल और सीरीज में जब इनको अपने कंबाइन किया तो तब देखो कि इनकी कैपेसिटेंस का रेशो आपको क्या करना है, फाइंड करना है या वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या है, धारिताओं का अनुपात या रेशो फाइंड करना है। तो देखो जब अपने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन या पहले सीरीज कर लो, सीरीज में कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो आ जाएगी सी अपॉन एन। तो 3 कैपेसिटर्स हैं तो ये सी बाई 3, ठीक है। और पैरेलल में जब इनको कंबाइन करते हैं तो जो इनकी कैपेसिटेंस आती है वो सी पी सी सॉरी एन सी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 सी के इक्वल आ गई। अब इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है, तो सी एस अपॉन सी पी, तो सी बाय 3 और अपॉन में 3 सी, तो ये 3 सी नीचे 3 नीचे आ जाएगा, तो सी अपॉन ये 3 सी इसके साथ 9 सी, तो ये क्या आ जाएगा 1/9। तो सी एस अपॉन सी एस रेशो सी पी 1/9 के इक्वल आ गया है, ठीक है ना। 1 रेशो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि समान धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सी एस और समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सी पी है। तो सी पी बटा सी एस निकालो। वही यहाँ पे नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम के लिए भी कि n कैपेसिटर्स of capacitance C, each when connected in series yield an equivalent capacitance CS, and when in parallel yields equivalent capacitance CP. Find CP upon CS। यानी अब देखो क्वेश्चन 9 और जो आपका 8 है वो बिल्कुल एक जैसे से हैं। इसमें क्या है, दोनों एक जैसे से हैं, दोनों में ही आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशो जब उनको सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया। बस बात ये थी कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर थे और यहाँ पे n कैपेसिटर है। यहाँ भी कैपेसिटेंस थी सी थी, तो n कैपेसिटर्स है आपके पास, यानी n संधारित्र हैं, और उनकी जो धारिता है या कैपेसिटेंस है वो आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे बच्चों, वो आपको दी हुई है सी, ठीक है, हर एक की। तो जब आपने इसको सीरीज में लगाया या श्रेणी क्रम में लगाया, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले इतनी बात तो समझ सकते हैं, सीरीज पैरेलल, तो सी एस आपके पास जो आ जाएगा सी अपॉन एन। अब यहां तो 3 थी, अब इसकी वैल्यू एन है तो एन पड़ी रहने दो। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो इनकी तुल्य धारिता है वो सी पी, वो आ जाएगी एन सी, ठीक है। अब आपको देखो रेशो किसका पूछा हुआ है, इसमें स्पेशली दिया हुआ है सीपी अपॉन सी एस, सीपी अपॉन सी एस, यानी ऊपर सीपी की वैल्यू लिखनी है और नीचे सी एस की। यहां किसी की नहीं दी थी तो अपने हिसाब से लिख दिया आपने। तो सीपी अपॉन सी एस जब आपको फाइंड करना है तो सीपी की वैल्यू एन और सी एस की वैल्यू, सी एस आपका सी अपॉन एन है, तो सी अपॉन एन। अब ये एन ऊपर चला जाएगा तो ये एन स्क्वेयर सी अपॉन में सी, तो सी से सी कैंसिल, तो एन स्क्वेयर अपॉन 1, या फिर आप कह सकते हो कि जो सी पी अपॉन सी एस है ये एन स्क्वेयर अपॉन 1 के क्या आ जाएगा, इक्वल आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके आज के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो काफी लंबी हो गई है तो तभी क्या है कि बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो गए जो सीरीज और पैरेलल पर बेस्ड थे, मतलब श्रेणी और समांतर क्रम से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न थे वो यहाँ पे एमसीक्यू वेरी शॉर्ट, यानी जो अतिल गुत्रात्मक और लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरीके से करना, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।